अस्सलाम मेरे बच्चों, आवाज आ रही है इससे? इस पे नहीं खोला करो, इस पे नहीं खोला करो, क्रोम पे खोला करो। ठीक है, क्रोम पे खोला करो, उस पे बिल्कुल भी नहीं खोला करो। Done. अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन वालों, मैं तुम लोग को एक हैंडआउट भेज रहा हूँ। अच्छा जी, एक एक बंदे की जिम्मेदारी लगाते हैं, एक बंदे की जिम्मेदारी लगाते हैं कि वो एक गूगल ड्राइव का लिंक मेंटेन करेगा। हम हर बैच में ही करते हैं, लास्ट बैच में भी हमने किया था, FAR1 में भी और कॉस्टिंग में भी, कि गूगल ड्राइव का लिंक होता था, जो हैंडआउट देता था उस पर वो अपलोड हो जाता था। तो इससे ये होता था कि सारी चीजें एक जगह रहती थी। ठीक है जी, तो मैं देखता हूँ कोई बच्चा नहीं वॉलंटरी नहीं करता तो मैं खुद कर लूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि सारी चीजें एक साथ रहें। सर डे 1 पे सारे हैंडआउट्स क्यों नहीं देते थे आप लोग? सीधी सी बात है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हर बैच में नहीं होती हैं। ठीक है जी, जो नए सिरे से बन रही होती हैं, तो फिर वो चीज आपको नहीं दी जा सकती है ना, वो कहाँ से देंगे फिर हम आपको? ठीक है, तो वो बननी है भी है। जैसे इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट की एक लिस्ट है, मैंने जब उसकी डिटेल डाल दी। चले जी स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेके। अच्छा जी, कल की क्लास के सवाल में इंटेंजिबल्स विद डेफिनेट लाइफ की इंपेयरमेंट इंडिकेटर्स मिलेंगे तो होगी, बिल्कुल खूब है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा जी, प्यारे बच्चों तैयार हो? लेके जाएं एक स्टेप आगे। सुबह की क्लास रखो ना, लोगों की नानी मर जाती है, ऐसा है कि नहीं? किसी की नानी मर जाती है, किसी की दादी मर जाती है, सुबह आने में मौत आती है लोगों को। अच्छा कि ये कोई 11 बजे का टाइम है, ये अभी भी सुबह है? 9 बजे चलो टैक्स के लिए आ गए ना, अब ये हाल है, आधी क्लास आई हुई है। नहीं, मैं यकीन करो बाकी लोग बिल्कुल सही काम करते हैं, कुछ कॉलेजेस में ये सेटअप चल रहा है कि या तो आप फिजिकल क्लास लो या आप फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स लो। ठीक है जी, यार ये 4 बच्चे बाहर होंगे और कितने होंगे? चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये को बैठा होगा ना, तो तुम्हारी कल से वहां बैठोगे तुम लोग। ये वाली रो में लड़कियां बैठेंगी, तुम लोग वहां बैठो सर, आगे बैठो, कोई मसला नहीं। अच्छा जी सर, ये आ जाए नवाब के बच्चे, ये आ जाए, इनको बुला लो। ये पठान के साथ बैठे होंगे, सब पराठा खा रहे होंगे, हैं जी? अच्छा, कितने लोगों ने घर जाके खुद से जरा ये हैंडआउट उठाया जो मैंने दिया था, खुद से सवाल सॉल्व करना शुरू किए? वेरी गुड यार, गुड, हो रहे हैं सवाल, हो रहे हैं। अच्छा, इसके सोल्यूशन तुम लोग के साथ हुजैफा ने शेयर किए? नहीं किए, चलो मैं बोल देता हूँ। इसके वीडियो सोल्यूशन भी पड़े हुए, ठीक है, पोर्टल पे अपलोडेड है, वो पोर्टल पे लिंक खोल देगा अभी। जल्दी आ जा, मतलब वडेरों की तरह आ रहा है, जल्दी आ जा भाई। सर क्वेश्चन है कि हम वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करते हुए
इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज माइनस करते हैं, जो हमारा आंसर आएगा वो हम नेट कैश फ्लोज कहेंगे। बिल्कुल यूशा बिल्कुल सही कह रहे, वीडियो ऑन कर दें हम। अच्छा जी चलो एक छोटा सा काम करते हैं, जब तक लोग आ रहे हैं एक दो छोटी छोटी चीजें हम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब तक लोग आ रहे हैं तो एक छोटा सा हिसाब किताब हम ये देखते हैं कि हमारे पास छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं। कल हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। और पहले एमसीक्यू का जवाब आप लोग अपने पास दिमाग में बिठा लें, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। शाबाश, जल्दी आओ भाई, जल्दी आ जाओ मेरा बच्चा। ओवरऑलिंग को फेयर वैल्यू में ऐड करेंगे, क्यों भाई क्यों? फेयर वैल्यू का मतलब है उसको मैं अभी बेच दूं, क्या पैसे मिलेंगे, उसमें ओवरऑलिंग कॉस्ट क्यों ऐड करूं? गौहर जब हो जाए ना, वो ओवरऑलिंग हो जाए तब हम उसको ऐड करेंगे। हाँ जी, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कब हम ये कंक्लूड कर देते हैं कि एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। अब ये पढ़ो, मुझे बताओ ये कौन सा केस है? बी आंसर है। वो कह रहा है द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, नहीं हो सकती, डिटर्मिनेबल नहीं है। तो एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड, नहीं सर हमने तो ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ी थी। हमने तो ये पढ़ा था कि जब वैल्यू इन यूज कैलकुलेट नहीं हो सकती हो और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैरिंग अमाउंट से कम हो, तब हम ये कंक्लूड करेंगे। हाँ जी, रिकवरेबल अमाउंट इज वैल्यू इन यूज। हाँ सर, वैल्यू इन यूज जनरली ज्यादा होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से। फिर एनआरवी इज यूज्ड, एनआरवी इज नेवर यूज्ड। द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट रिमेन्स द सेम, नहीं सर। जी मेरे बच्चों, हाँ वो अभी आई कैप का वो किताब से निकाला भाई, घर पे नहीं बनाया। ठीक है जी, आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं जी। सर का आंसर क्या है इसका? बी आंसर है पक्का? बबलू भाई बी कैसे है? क्या कह रहा हूं? हाँ ये सोच लो पहले, ये हमने मतलब कोई 150 साल पहले पढ़ा था, और चूंकि 150 साल पहले पढ़ा तो हम भूल भी गए। क्या मसला है यार? जी मेरे बच्चों, हाँ जी, हाँ बबलू भाई। वैल्यू न्यूज से कम आती है तो वैल्यू न्यूज हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट बन सकता है। भाई ये एग्जामिनर का फेवरेट एमसीक्यू है। ये पूरे जो 4 केस सिखाए थे इसमें से एक एक एमसीक्यू बनता है जब पूरा सवाल नहीं आता ये सेट के ऊपर, इस एरिया से बनता है एमसीक्यू। चलें जी, नवाब के बच्चे आ चुके हैं। नवाब सिराजुद्दौला की आखिरी नवाब साहब को अल्लाह बख्शे, वो बड़ा प्राउड फील करते थे और कहते थे कि यार मेरी औलाद जो है ना वो, क्या भी बोलूं यार, लड़कियां बैठी हैं। अच्छा जी सर, देखें यार एक छोटी सी चीज और। भाई देखो इस सवाल इस पेपर में थ्योरी का बड़ा रोल है। थ्योरी का मतलब ये है कि आपको चीजें पता होनी चाहिए, लिखना आती हो नहीं आती वो मसला नहीं है, लेकिन जो एमसीक्यूज आते हैं वो मेजोरिटी थ्योरी से आते हैं। ठीक है ना? तो हमारे यहाँ लोग प्रैक्टिकल साइड तो बहुत स्ट्रॉन्ग करते थे बच्चे की, जो थ्योरेटिकल किताब की चीजें वो डिस्कस ही नहीं होती क्लास में। ठीक है जी, तो जरा इसको देख लेना भाई, एक एक चीज इसकी कवर करनी है हमने। मुझे बताएं सर, इंडिकेटर क्या होता है? वो चीज जिसको देखते हुए आप ये अंदाजा लगा लेते हैं कि एसिड इम्पेयर्ड है या नहीं है। अच्छा, इंडिकेटर्स आपको पता होने चाहिए कि क्या चीज आप देखो तो आपको लगे कि यार इस एसिड में इम्पेयरमेंट हो सकती है। हाँ जी,
क्या स्टेप हमने कल पढ़े थे मेरा बच्चा, जल्दी से मुझे बताओ इम्पेयरमेंट बुक करते हुए। 4 स्टेप्स हमने पढ़े थे। नहीं नहीं, जिससे पूछ रहा हूं वही बताएगा। बिल्कुल इंडिकेटर हम फाइंड करेंगे, बिल्कुल सही। फिर एक्सपेक्टेड क्या? नहीं, दोबारा मुझे बताओ, एक्सपेक्टेड इम्पेयरमेंट मटेरियल है या नहीं, यही कहना चाह रहे थे तुम? अच्छा, ये हमें कैसे पता चलेगा अंदाजे से यार, पता नहीं इतना मटेरियल इसमें इम्पेयरमेंट निकलेगा और वो इतना मटेरियल है भी या नहीं है? सर एक कुर्सी की इम्पेयरमेंट में क्यों निकालूं जो कि मुझे लग रहा है इसकी एक टांग टूट गई, मैं तब भी नहीं निकालूंगा, क्यों? मुझे पता टोटल कुर्सी 1200 रुपए की है, मैं उसकी इम्पेयरमेंट निकाल के क्या कर लूंगा? ठीक है जी। तो मैं देखता हूँ जनाब, मेरे जिस एसेट की इम्पेयरमेंट निकालने जा रहा हूँ, क्या उससे कोई मटेरियल इम्पेयरमेंट निकलेगी, वाकई उससे एक ऐसा इंपैक्ट आएगा जो यूजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगा। तीसरा स्टेप सर, रिकवरेबल अमाउंट निकालना। चौथा स्टेप इसका मतलब ये कि तुम लोग रात गए की चीज को भी याद नहीं रख सकते हो। मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज की पढ़ाई हुई चीज 5 महीने बाद पेपर में टेस्ट होगी, तो घंटा याद होगा तुम लोग। घर जाके नहीं देखते हो क्या चीजें तुम लोग यार? देखो मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस में आपसे मुड़ के कोई नहीं पूछेगा, जो करना है करो, ठीक है ना, बस फीस दे दो, उसके बाद जो करना है करो, भाड़ में जाओ। यार जब तुम लोगों को एक एक चीज क्लियरली कराई जा रही, खुदा के वास्ते घर जाके सिर्फ उसको एक नजर ऐसे देख लिया करो, करंट नहीं मारेगी वो चीज। मोबाइल में डाल दो अपने, मोबाइल देखते हो ना? देखते नहीं देखते हो? वॉशरूम में मोबाइल लेके जा रहे हो तो ऐसे घुमा लिया करो 2 मिनट। सर इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स है एक्सटर्नल और इंटरनल। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये यहाँ पे बैठा होगा, उससे बंद कर जाओ, सर्दी लग रही होगी, गर्मी हो रही है, मैं खुलवा देता हूँ। चलो जी सर, एक्सटर्नल इंडिकेटर, इंटरनल इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? कंपनी के बाहर से हमें पता चला हमारा एसेट खराब है, यानी हमारे घर के पलंग का पाउंड टूटा हुआ है, ये हमें बाहर से पता चल रहा है, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा नहीं है सर। एक्सटर्नल इंडिकेटर किसको कहते हैं वो जरा समझ लो। नहीं बात सही है कि बाहर से ही पता चले। अब सुनो, मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक छोटी चीज डिस्कस कर रहा हूँ। हमारे पास हमारा एसेट बहुत जबरदस्त चल रहा है, प्लांट है, बेहतरीन चल रहा है। प्लानिंग मैनेजर हमारा दौड़ता हुआ आया और उसने कहा सर आपको पता है कि जो ये एसेट की मार्केट वैल्यू है ना, बेड़ा गर्क हो गया इसका, मार्केट में इसकी अब वैल्यू बहुत कम हो गई है। क्या कम हो गई है? अच्छा, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इसकी वैल्यू गिरेगी, ठीक है जी। एकदम से आया, उसने कहा सर वैल्यू गिर गई, मामला खराब। मैंने कहा यार क्यों? उसने कहा सर 1000 रीजन हो सकते हैं। फेयर वैल्यू इस एसेट की क्या हो चुकी है? कम हो गई। अब मुझे एक बात बताओ सर, जब मुझे बात पता चलती है ना कि यार इस एसेट्स की फेयर वैल्यू, इस तरह के एसेट की फेयर वैल्यू मार्केट में कम हो गई है, सिग्निफिकेंटली कम हो गई है, तो पहली चीज ध्यान में क्या आती है? चेक कर लो कि इंपेयरमेंट तो नहीं है, बुक इंपेयरमेंट तो नहीं बुक करनी पड़ रही, चेक कर लो। तो सर पहली चीज जो हमें याद रखनी है क्या सर? हमारे एसेट की फेयर वैल्यू मार्केट से इंडिकेट हो रही हो कि क्या हो चुकी है? कम हो चुकी, गिर चुकी, ऐसा सर। अच्छा, क्या ये वैल्यू न्यूज को अफेक्ट करेगा? नहीं सर, किसको अफेक्ट कर रहा है? फेयर वैल्यू को अफेक्ट कर रहा है। अब सर गौर से देखना, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। सुनो, मैं तुम्हें अपने घर की एग्जांपल देता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, अल्लाह उनको बख्शे, इंतकाल हो गया उनका। उन्होंने एक जमाने में कोई 2.5-3 करोड़ रुपए की जो है वो मशीन इंपोर्ट की जापान से, ठीक है। वो मशीन थी किस चीज की? आपने ये लेडीज कपड़ों में वो देखा होगा ना, जो वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, लेस बनाते हैं, जो पता नहीं पीको को होता है, क्या होता है, लेस होता है, उसके डिजाइन थे, 16 डिजाइन बना दी थी वो मशीन, ठीक है, 16 डिजाइन लेजर से बना दी। और वो तकरीबन कोई 10 मशीन थी और तकरीबन कोई 2.5-3 करोड़ रुपए की उन्होंने मंगवाई। उन्होंने पूरा सेटअप लगाया, काम शुरू कर दिया। 4-5 साल उससे अच्छा प्रॉफिट बनाया, लेकिन अपने पैसे रिकवर नहीं हुए। उन्होंने और स्केल बढ़ाया, फैसलाबाद यहां वहां पहुंच गया। पता चला जी चाइना ने इससे कोई 10 गुना कीमत में कम और कोई 3000 डिजाइन वाली मशीन निकाल दी। अब मशीन कितने हमारी डिजाइन बनाती? 16। अब मुझे बताएं सर, जब आपकी कंपटीशन में 10 गुना कम कीमत की मशीन अवेलेबल हो, ठीक है जी, और सर उसके डिजाइन की मतलब उसका रेंज भी इतना ज्यादा हो, एक्यूरेसी भी जो है वो ज्यादा हो, तो मुझे बताओ फिर हमारे एसेट का क्या होना चाहिए?
अब बताओ इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिकेगा? नहीं सर, क्यों? लोग कहेंगे वो वाला डिजाइन चाहिए, हम कहेंगे नहीं यार हमारे मशीन में वो फैसिलिटी नहीं है। तो मुझे बताओ क्या हमारे मशीन की प्रोडक्शन जो मार्केट में बिकती थी वो कम हो जाएगी? क्या ये इतनी सिंपल सी बात समझ आती है कि जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो बाज़ औक़ात सर आपकी मशीन ऑब्सोलीट हो जाती है, ठीक है जी, या उससे बनने वाला प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाता है। तो मुझे बताओ सर ये आपकी मशीन की फेयर वैल्यू को भी अफेक्ट करेगा और वैल्यू इन यूज को भी अफेक्ट करेगा। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी में चेंजेस मामला को क्या कर देती हैं, खराब कर देती है। अच्छा, बाज़ औक़ात टेक्नोलॉजी में चेंजेस हमारे बेनिफिट में हो जाती है। कैसे? ये जो लैपटॉप जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जब मामलात मतलब ये पेंडेमिक शुरू हुआ था उस वक्त इसकी कीमत थी 20,000 रुपए। कितने? 20,000 रुपए। ऐसा जी? हुआ ये कि जी इसमें पेन वगैरह का चक्कर है, ये पेन वगैरह तो चलता है, एकदम से इसकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है जी। और उन्होंने सिर्फ क्या किया कि एक अपग्रेड का सॉफ्टवेयर लगाया, यही लोकली जो इन लोगों ने डेवलप किया, इसके पेन से कंपैटिबिलिटी हो गई, ये पेन अलग कंपनी का है, वो अलग कंपनी का है। टेक्नोलॉजी में जरा सा चेंज आया, इनकी डिमांड में क्या आ गया, इजाफा आ गया। हम बात कर रहे हैं सर टेक्नोलॉजी ऐसी जो आपकी वैल्यू को गिरा दे, बढ़ा भी सकती है टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। लेकिन आमतौर पर टेक्नोलॉजी चेंज होने से चीजें क्या हो जाती हैं, ऑब्सोलीट हो जाती हैं। पुरानी चीजें ऑब्सोलीट होती हैं, नई चीजें आती हैं, पुरानी चीजों की वैल्यू क्या हो जाती है जी। मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, चेंज इन टेक्नोलॉजी क्या ये एक इंटरनल फैक्टर है या ये एक्सटर्नल फैक्टर है? एक्सटर्नल फैक्टर है। ऐसा? फिर सर हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर सर मैं इस पे भी अपने घर से ही मिसाल देता हूँ आपको। एक जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, अपार्टमेंट मैंने लिया, मैंने अपार्टमेंट लिया 1,70,00,000 का। कितने का? 4 साल पहले लिया मैंने। आज उसकी वैल्यू को 3.5 करोड़ चल रही है, ठीक है जी। एक पॉइंट पे आके बायर्स आके खड़े हुए मांग रहे हैं उस ओनर से, जो बिल्डिंग का ओनर है, कि जी 3,60,00,000 रुपए में दे दो अपार्टमेंट। नहीं दिया उसने, नहीं 4 करोड़ में दूंगा। सही हुआ क्या? पेंडेमिक शुरू हुआ, अब उसने सर जमीन.com पे रेट्स डाले में कोई 2.5 करोड़ देने को तैयार है तो खरीद। अब मुझे एक बात बताओ क्या हुआ सर, लोगों की परचेजिंग पावर क्या होगी, कम हो गई। ये एक इकोनॉमिक फैक्टर है कि सर जब हालात बुरे होते हैं तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपके एसेट को या आपके एसेट से जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, लोग नहीं खरीद पाएंगे। ऐसा अभी रिसेंटली मैं अपनी छोटी बेटी है उसके लिए दूध ढूंढने गया, तो वो पीती नीडो 1+। अच्छा, वो आता है दो उसमें, एक लोकल है और एक बाहर से आता है। वो बाहर से आता है जो टिन में होता है। तो मैं पूरी मार्केट घूम के टिन वाला दूध नहीं मिला। क्यों? उन्होंने कहा सर मार्केट में इसकी डिमांड इतनी कम हो गई कि हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, नीडो को एक बात पता है कि यार लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो गई है, अब वो लोकल दूध पीने में मजबूर हो गए, जो इंपोर्ट होके आता था अब वो, हमने अपने बच्चे को लोकल ही पिलाया, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, इकोनॉमिक फैक्टर से क्या होता है, अगर हालात खराब हो गए तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी तो लोग उस मशीन से बनने वाला प्रोडक्ट खरीदने को तैयार नहीं होंगे। सर प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, क्या कम हो जाएगी, वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज का मतलब क्या है, सेल करके जो हम पैसे कमा सकते थे मशीन से वो अब, ऐसा है। मैं फिर पूछ रहा हूं, पहले वाला फैक्टर क्या था सर, अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन। फिर टेक्नोलॉजी से क्या चेंज होगा, या मशीन की वैल्यू गिर जाएगी, या मशीन से जो प्रोडक्ट बन रही है उसकी वैल्यू, मशीन से जो प्रोडक्ट बन रही है उसकी वैल्यू गिरेगी तो क्या होगा, सेल्स कम हो जाएगी, सेल्स कम हो जाएगी तो वैल्यू इन यूज कम हो जाएगी। सर इकोनॉमिक फैक्टर अगर चेंज हो गए, लोगों की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई, तो सर लोग मशीन भी नहीं खरीदेंगे और मशीन से बनने वाला प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेंगे। तो सर क्या होगा, मशीन की फेयर वैल्यू भी नीचे जाएगी और वैल्यू इन यूज भी नीचे जाएगी। इसके अलावा सर लॉज एंड रेगुलेशन, लॉज एंड रेगुलेशन सर, मिसाल के तौर पर कल आ जाए इधर कोई सख्त किस्म की इस्लामी हुकूमत आ जाए, सख्त किस्म की इस्लामी हुकूमत, और हमारी एक फैक्ट्री है जहां हम सर शराब बेचते हैं, बनाते हैं सर, ठीक है जी, अंगूर को पीस के थोड़ा बहुत मटेरियल डाल के हम बनाते हैं सर, शराब बनाते हैं, ऐसा है। तो सर जब हम शराब बनाते हैं, और तो सुनना, अब आ जाए तो सख्त किस्म की इस्लामी हुकूमत, उन्होंने कहा जी शराब पे पाबंदी, सिगरेट पे पाबंदी। अब बताओ हम सिगरेट और शराब बेचते हैं सर, हमारी मशीनें दबादब जो है वो बोतलें बना रही है और कंजम्पशन माशाल्लाह जबरदस्त हो रही है, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ सर क्या होगा, हिट कहाँ आएगा, एक लॉ चेंज हुआ, लॉ चेंज होने से क्या हुआ, हमारे प्रोडक्ट पे बैन लग गया, हमारे प्रोडक्ट पे बैन लग गया तो खत्म हो गई सर मार्केट, खत्म, मार्केट खत्म, फेयर वैल्यू नीचे आ गई मशीन की भी और वैल्यू न्यूज भी
नीचे आ गई। अब देखो ये तीन चीजें याद रखना, किन तीन चीजों में सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें हिट कर सकती है? तीन चीजें कौन सी? टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो हम हिट हो सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर और अच्छा कोई एग्जांपल पूछे टेक्नोलॉजी की चेंज की एग्जांपल सर, टेक्नोलॉजी के चेंज के सर क्या कैसे इंपैक्ट आएगा? सर बेटर सब्स्टिट्यूट्स आ जाए मार्केट में, ठीक है जी, बेटर मशीन आ जाए जिनका जो है वो क्वालिटी भी अच्छी हो, कॉस्ट भी कम आए, उसकी वजह से हम फंस सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर सर, मुल्क में हालात बुरे हो जाए, रिसेशन आ जाए, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाए, लोग हमारे मशीन को भी नहीं खरीदेंगे और मशीन से बनने वाली प्रोडक्ट को भी नहीं खरीदेंगे। लॉज एंड रेगुलेशन जी सर, कोई कानून आ जाए जिससे हमारे प्रोडक्ट पे क्या लग जाए, बैन लग जाए। चलो मुझे एक बात बताओ, हम इंडिया से ट्रेड कर सकते हैं करेंटली? हाँ जी, आजकल लैंड रेट्स हाई हैं, कहाँ हाई हैं? इस वक्त इतना बुरा हाल है प्रॉपर्टी में, आपकी सोच है। हाँ थोड़ा सा रुक जाओ, अब जैसे हालात ठीक होंगे, कराची की जितनी प्रॉपर्टी है इनकी वैल्यू यहाँ से भी डबल होगी। उसकी वजह क्या है सर? देखिए जो सीपैक का मंसूबा चल रहा है ना, ये भी थोड़ा हॉल्ट में पड़ा हुआ है। जैसे अभी मामला थोड़े ठीक हो ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये नेचुरल कैटास्ट्रोफी जो आई हुई है ये खत्म हो, कोविड की, तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, यहाँ से लेके बलूचिस्तान, पूरा आपका सिंध, हैदराबाद, कराची, इन सब पे डेवलपमेंट होगी। इसलिए कि मजबूरी है, सिर्फ चाइना गवर्नमेंट की मजबूरी है कि इस इलाको को क्या रखना है, डेवलप्ड रखना है, ताकि यहाँ से ट्रेड आसानी से हो सके, चोरी डकैतियां नहीं हो, ठीक है जी, लोग ट्रेडर्स आके रुकेंगे। आप देखें इस वक्त कराची में पिछले 2 सालों में 5 स्टार होटल्स के कुछ 60 लोगों ने अप्रूवल लेके रखी, 60 लोगों ने 5 स्टार होटल्स बनाने की अप्रूवल ली। किस लिए बना रहे हो? मतलब यहाँ से कोई जो है वो फॉरेनर्स आएंगे? नहीं सर, इसी पट्टी से गुजरते हुए लोग जाएंगे, लोगों को ठहरना होगा, रात गुजारनी होगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लोग आके रहेंगे। हाँ जी, वैल्यू न्यूज को क्यों नहीं इंपैक्ट करेगा? कौन से वाला? अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, मुझे आज पता चला कि कुर्सियों की कीमत गिर गई है। एआरटीटी में जो कुर्सियां पड़ी है ना, मार्केट में कुर्सियां सस्ती हो गई हैं। तो मुझे एक बात बताओ, मेरी कुर्सी जो यहाँ मैं पैसे कमा रहा हूँ उस पर क्या इंपैक्ट आएगा? क्यों, बेच तो नहीं रहा ना कुर्सी को, मैं तो वैल्यू न्यूज के लिए रख रहा हूँ, क्या मेरी वैल्यू न्यूज कम होगी? नहीं सर। इकोनॉमिक फैक्टर रिपीट कर दें सर, इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब ये कि सर मेरे पास पहले बहुत पैसे आते थे, मैं बहुत सारी चीजें खरीदता था, अब सर पेंडेमिक की वजह से पैसे कम हो गए, सर मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई, परचेजिंग पावर कम हो गई तो जो मशीन से प्रोडक्ट बन रहा है उसकी उसकी डिमांड में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एग्जाम में याद क्या रखना है? वो पूछता क्या है सर एग्जाम में? वो पूछता है दो चीजें, बताओ इनमें से एक्सटर्नल इंडिकेटर कौन सा है, बताओ इसमें से इंटरनल इंडिकेटर कौन सा है, बताओ इसमें से कौन से एक्सटर्नल इंडिकेटर नहीं है। तो आपने याद रखनी है, ठीक है जी। रीजनिंग आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रीजन पता हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस अटेम्प्ट में उसका दिमाग घूमेगा वो उठा के रीजन पे भी सवाल कर देगा। अब बताइए ये चारों इंडिकेटर्स हमने जो पढ़े क्या है? सर इफेक्टिवली दो इंडिकेटर है, फेयर वैल्यू का गिरना मशीन की, टेक्नोलॉजी में चेंज, फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स में चेंज, और लॉज एंड रेगुलेशंस में चेंज। सर फिर एक इसी तरह का पेज और है, देखो मैं फिर एक बात बताऊं, बड़ा आसान है, मैं ये छोड़ के आगे बढ़ जाऊं, ठीक है? बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ जाए, सिर्फ सवाल करते रहेंगे, एमसीक्यू में आपसे फिर पेपर में सॉल्व नहीं होगा, ठीक है? फिर आप गालियां दोगे, यहाँ जो है ना वो थ्योरी नहीं होती। कुछ लोग होंगे जो किताब से पढ़ लेंगे, बाकी गालियां देंगे, ठीक है जी। तीसरी चीज, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, ये क्यों? नहीं, मुझे बताओ, डिस्काउंट करते हो तुम, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। अगर एक बात बताओ, डिस्काउंट रेट बड़ा हो जाए तो, अगर वो डिस्काउंट रेट बड़ा हो जाए तो प्रेजेंट वैल्यू और कम हो जाएगी, वैल्यू न्यूज कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है सर मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ना इफेक्टिवली इंडिकेट करता है इन्फ्लेशन का बढ़ना, ठीक है जी। और सर मैं डिस्काउंट रेट के तौर पे इनको यूज करता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि सर, मुझे लगता है ना कि सर मेरी वैल्यू न्यूज क्या होगी, कम हो जाएगी, ऐसा। तो मुझे बताओ सर, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना किसको अफेक्ट करेगा? वैल्यू न्यूज को, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू और क्या आएगी, कम आएगी। मैं अभी पूछूंगा और मैं मन मन के जलील करूंगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। थोड़ा सा बोर एरिया निकालना है, सोचिए मेरा बच्चा। आमतौर पे हम मुल्क में इंटरेस्ट रेट ही यूज करते हैं डिस्काउंटिंग के लिए, क्योंकि हम कहते हैं जनाब इन्फ्लेशन का बेस्ट ऑल्टरनेटिव इन्फ्लेशन रेट मालूम करना आसान नहीं, और 15 किस्म के मेजर इन्फ्लेशन रेट्स के, ठीक है जी। तो ज्यादा आसान क्या है, मुल्क में जो चल रहा है इंटरेस्ट रेट वही यूज कर लो, सब्सिट्यूट के तौर पर वही इस्तेमाल कर लो, ठीक है जी। हाँ जी। अब एक और चीज, गौर से एक चीज सुन, आखिरी चीज सुन,
सर यहाँ ये मेरी कंपनी है, ठीक है जी, ये से ARTT, ठीक है जी। इस ARTT में एसेट्स पड़े हुए हैं, टोटल एसेट्स 100 रुपए की, लाइबिलिटीज हैं 10 रुपए की, 90 रुपए के क्या है हमारे पास सर? नेट एसेट्स, या इसको मैं नेट एसेट्स कह दूं, कैपिटल कह दूं, एक ही बात है। ये नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है नेट एसेट्स का मतलब? जल्दी आओ यार, जल्दी बैठो। नेट एसेट्स का मतलब क्या है? बिजनेस में मालिक का हिस्सा कितना है? 100 रुपए के एसेट्स में मालिक के कितने? 100 रुपए के एसेट्स में लाइबिलिटीज कितनी है? 10 रुपए की। बाकी हिस्सा किसका है? मालिक का है सर, बाकी इक्विटी है। नेट एसेट्स को आप दूसरा नाम क्या देते हो? इक्विटी देते हो। कितने रुपए की सर इक्विटी इस बिजनेस में मौजूद है? कितने रुपए की इक्विटी इस बिजनेस में मौजूद है? बाजवा मुझे एक बात बताओ, ये कंपनी है, ठीक है जी, इस कंपनी के शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है। इस कंपनी के टोटल शेयर जो मार्केट में चल रहे हैं वो 10 है। कितने? 10 शेयर टोटल मार्केट में चल रहे हैं। एक शेयर की वैल्यू 12 रुपए चल रही है। कितने? बताओ सर, मार्केट में इनके शेयर्स की वैल्यू कितनी है? अगर कोई बंदा इस कंपनी को खरीदना चाहता है तो कैसे खरीद सकता है? शेयर्स खरीद ले, सारे के सारे कंपनी उसकी हो जाएगी। बताओ शेयर्स खरीदने के लिए उसको पैसे कितने देने पड़ेंगे? सर जबकि अंदर एसेट्स कितने पड़े हुए हैं? 90। तो मुझे एक बात बताओ, लोग पागल के बच्चे 90 रुपए वाली चीज के 120 रुपए देने को तैयार हो गए। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। इस कंपनी की क्या एक तरह से गुडविल है, लोग इस पे इसके ज्यादा पैसे पे करने को तैयार है। मुझे बताओ 90 रुपए का टोटल एसेट है, लोग 120 रुपए देने को तैयार है। ऐसा क्या मैं कह सकता हूं कंपनी के नेट एसेट से कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है? ज्यादा है। नहीं, लोगों को लगता है कि ये 90 रुपए वाली कंपनी असल में 120 रुपए की है। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है ना, लोग हमारे बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। व्हाट इफ का मामला ये होता? अब बताओ, मैं अपनी कंपनी को 90 रुपए का समझता हूं, बुक्स में 90 रुपए आ रहे हैं, मार्केट वाले कहते हैं लानत ऐसी कंपनी पे, इसकी टोटल वर्थ कितनी है? तो मुझे एक बात बताओ, ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरी बुक्स में जो मौजूद एसेट्स हैं वो ओवर वैल्यूड है। ऐसा है, उनको मुझे क्या करना चाहिए? इंपेयर करना चाहिए। इंपेयर कब करते हैं सर? जब मार्केट में कंपनी की वैल्यू, एसेट्स की बात नहीं कर रहा, पूरी कंपनी की बात कर रहा हूं, मार्केट में कंपनी की वैल्यू कम है और हमारी बुक्स में कंपनी की टोटल वैल्यू। अब बताओ उसमें कौन कौन से एसेट्स इंपेयर होंगे? अगर मामला ये, सारे इंपेयर होंगे। क्या होंगे? सारों की इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी। किसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी? सबकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी। ऐसा है, यानी सर हमारी कंपनी की वैल्यू है 90 हमारी बुक्स में, मार्केट में वैल्यू कितनी आ रही है? तो सर ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी के मेजॉरिटी एसेट्स क्या हो चुके हैं? इंपेयर हो चुके हैं। तो आप क्या करो? सबकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करो। ये बात भेजे में बैठती है? अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास टोटल मिला के जो इंडिकेटर्स हैं एक्सटर्नल, अच्छा लिखा हुआ जनाब, कहां गया? द कंपनीज नेट एसेट्स हैव अ हायर कैरिंग अमाउंट, यानी ये जो कैरिंग अमाउंट है नेट एसेट्स की, ये क्या है? ये ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट? कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का उर्दू में मतलब है मार्केट वैल्यू। ऐसा? अब बताएं सर, मैं आपसे पूछूं एक्सटर्नल इंडिकेटर, ये याद होने चाहिए। क्या चीज सर? अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन द फेयर वैल्यू। नंबर 2 सर, 3 चीजों में चेंजेस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक फैक्टर्स और लॉज एंड रेगुलेशंस। इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज हो जाना, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज हो जाना। बड़े इंटरेस्ट रेट से जब डिस्काउंटिंग करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी। और कंपनी के जो बुक्स में वैल्यू आ रही है एसेट्स की, नेट एसेट्स की, सर वो ज्यादा है और मार्केट वैल्यू क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। ये 5 इंडिकेटर्स पहले अपने पास नोट कर लो। ये कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम लिख लो उसके, ठीक है? कह सकते हो, लेकिन वो ज्यादातर जो परफेक्ट हिट करता है ना, वो वैल्यू नहीं उसको, सीधा सीधा है। मतलब ऐसे तो 1000 फैक्टर घुमा फिरा के ना किसी तरीके से सबको हिट कर दो। अभी आ रहा है, अभी इंटरनल इंडिकेटर्स होंगे ना, वो हमें सिर्फ कंपनी के अंदर से पता चलेंगे। जैसे एसेट टूटा हुआ है, ठीक है जी, या हमने एसेट को बंद करने का इरादा कर लिया, इस तरह की चीज होगी, तो बाहर से हमें कोई इंडिकेटर नहीं मिलेगा। ठीक है जी मेरा बच्चा? नहीं, लाइबिलिटी की इंपेयरमेंट नहीं होती। ठीक है जी, 90 रुपए के एसेट्स की, 100 रुपए के एसेट्स की हम इंपेयरमेंट करेंगे, लाइबिलिटीज की इंपेयरमेंट नहीं करते। ठीक है ना? 100 रुपए में हमने लाइबिलिटी 10 रुपए वापस करनी ही करनी है। अब एसेट्स की वैल्यू अगर कम होती है तो
कम हो जाएगी, हमें नुकसान होगा, लायबिलिटी आपको वापस। व्हाट इफ के सारे एसेट जल जाएं तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, देने दो है ना फिर भी। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश। फर्स्ट पॉइंट में एसेट की फेयर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लास्ट में कंपनी की वैल्यू कम हो रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल खुबैब, बिल्कुल। चलिए चले जी, चले जी, शाबाश शाबाश शाबाश। ये अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये नंबर लिखने बस। ये मैं आपको हैंड आउट दे रहा हूं, दे चुका हूं इनफैक्ट। भाई इस पूरे स्टैंडर्ड में सिवाय रिवैल्यूएशन के जितनी चीजें तुम्हारी किताब में थी सब मैंने करा दी है, ठीक है ना? एक एक चीज करा दी है मैंने, अब मैं सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करानी है तुम लोगों को, ठीक है जी? पास्ट पेपर्स में जो सवाल आए थे वो भी करा चुका हूं। अब सिर्फ एडवांस रिवैल्यूएशन से वो आज 16 के साथ कवर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हसन खान जी मेरे बच्चे। कम करूं, नीचे करूं? भाई बराबर में मैंने अंग्रेजी में कमेंट्री लिख दी है कि कल कला को अगर तुम्हें कोई चीज याद ना आ रही हो तो तुम्हें कमेंट्री पढ़ के याद आ जाए। जी मेरा बच्चा। मटेरियल वाली बात कौन सी? मटीरियलिटी। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास ये टीवी लगा हुआ है, अगर ये इंपेयर भी है, बड़े बुरे तरीके से भी इंपेयर्ड है, मैं इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं करूंगा। क्यों? तो कहूंगा यार 35,000 रुपए का टोटल टीवी है ये, ठीक है जी, ARTT करोड़ों रुपए में डील कर रहा होता है, तो ये एक इमटेरियल चीज है। मुझे और तारिक साहब को पता चला 35,000 रुपए का टीवी खराब है, क्या होगा? कोई टेंशन नहीं, इग्नोर कर दो, ठीक है ना? यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, हाँ, अगर हमें ये पता चले कि जी आपके कैंपस के ऊपर की छत गिर गई है, ठीक है जी, या नीचे जो जनरेटर है वो बंद हो चुका है, लाओ मंगवाओ आप कोई 35-36 लाख रुपए का जनरेटर नया, तो क्या होगा? तो थोड़ा सी टेंशन आएगी। रिडंडेंसी कॉस्ट क्या होती है बता रहा हूं, बता रहा हूं। रिवैल्यूएशन आई है 16 में है और 36 के साथ मिला के सवाल आ सकता है उसका। 90 नहीं, 100 रुपए के एसेट्स को कंपेयर करेंगे ना, 90 रुपए की तो इक्विटी है ना, टोटल एसेट्स तो 100 रुपए के ना। नहीं, बिजनेस को बहुत अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आराम से रिप्लेस हो सकता है, ठीक है ना? ऐसे तो एक बंदा कहे जो ये पट्टी है ये भी बहुत अफेक्ट कर सकती है बिजनेस को, क्योंकि नहीं होती तो मारकर गिरते, टीचर को तकलीफ होगी, उसकी हटेगी, हटेगी तो एफिशिएंसी खराब होगी, एफिशिएंसी खराब होगी तो बच्चा फेल होगा, बच्चा फेल होगा तो फीस कम आएगी अगले अटेम्प्ट से। तो ये पट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज को हर चीज तक लेके जाया जा सकता है, ठीक है? बड़े हम आगे। अनएक्सपेक्टेड एसेट की डिक्लाइन वैल्यू न्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता जनरली, ठीक है जी, क्योंकि वैल्यू न्यूज कंपनी की इंटरनल मैटर है। अच्छा, वैल्यू न्यूज को अफेक्ट करने की चीजें हमने ऊपर डिस्कस कर दी, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, रेगुलेशन में चेंज आ रहा है सर, इकोनॉमिक फैक्टर्स में चेंज आ रहा है। चलो जी, इंटरनल 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 आसान, इंटरनल भी सबसे पहली इंटरनल इंडिकेशन, एसेट टूटा हुआ है, एविडेंस दैट एसेट इज डैमेज। ये तो बाहर वाला नहीं बताएगा ना हमें, बाहर से हमें पता चलता है, बाहर में आ रहा है कि जी इनका एक एसेट टूटा हुआ है, नहीं ना, ये तो हमें कहां से पता चलेगा? तो घर के भेदी को पता है ना। अच्छा जी, अबेंडेंट एसेट्स, ये क्या होता है अबेंडेंट एसेट्स? नहीं, एसेट बिल्कुल सेट है, सही है, मुनासिब है, अच्छा है, चल सकता है मजीद। हमने सोचा कि इसको क्या कर दें हम, बंद कर दें भाई, बंद कर दें यार, हटा दो, नया एसेट ले आते हैं, नया एसेट की कैपेसिटी अच्छी है, ठीक है जी, पैसे भी बहुत पड़े हुए हैं, एक एसेट को हम जानबूझ के उठा के अबेंडन कर दें जबकि उसकी रिमेनिंग लाइफ क्या हो, तो मुझे पता है इससे फर्क किस पे पड़ेगा? तो फेयर वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि अबेंडेंट एसेट जनरली क्या इंडिकेट कर रहा होता है कि एसेट में कोई ना कोई छोटा मोटा मसला होगा या हमारे काम नहीं आ रहा होगा। दूसरा, यूज नहीं करेंगे तो सेल्स कहां से आएगी, सेल्स नहीं आएगी तो वैल्यू यूज भी। अब बताओ पहली चीज क्या, एसेट टूटा हुआ, एसेट को हम क्या कर दें, अबेंडन कर दें। ऐसा घर में नया बेड आया, हमने पुराना बेड क्या कर दिया, साइड पे कर दिया, जबकि वो चल सकता था, के बाद भी हमने क्या कर दिया, साइड पे कर दिया।
प्लान टू डिसकंटिन्यू अ डिपार्टमेंट इन विच द एसेट इज यूज्ड। ये जरा समझना सर। सर मिसाल के तौर पे एआरटीटी के कई मुल्कों में सर वेंचर्स हैं। हमें पता चला जी सिंगापुर में जो हमारा वेंचर है उसमें प्रॉफिट कम आ रहा है, ठीक है जी। और सर इसमें हमारे जितने भी एसेट्स हैं, से हमारे पास इसमें कोई 2.2 बिलियन डॉलर्स के एसेट्स हैं। सोचने में टैक्स नहीं है बेटा, सोचा बड़ा करो, और कोई चीज हो या ना हो सोच बड़ी रखो, ठीक है जी। यहां देख लो। अब मुझे एक चीज ये बताओ, देखो हराम खोर हंस रहे हैं यार, हंस रहे हैं। हाँ जी हसन खान, तो हम क्या करें अभी? तो कह रहे सर आगे बढ़े, बच्चे बहुत सवाल पूछ रहे, कल तो तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देता मैं, सही है। हाँ जी, अब मुझे एक चीज ये बताएं, सिंगापुर में हमारे एक वेंचर है, उसमें 2.2 बिलियन डॉलर्स के एसेट्स पड़े। हमें पता चला कि जी यहाँ पर पैसे रिटर्न कम आ रहा है। सिंगापुर गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन सेक्टर को कंट्रोल करती है, फी बढ़ानी नहीं देती है। हमने सोचा इसको बंद कर दो। किसको बंद कर दो? पूरे डिपार्टमेंट को बंद कर दो। इस डिपार्टमेंट में जितने एसेट्स हैं उनकी वैल्यू न्यूज क्या हो जाएगी? कम क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगी। ऐसा तो मुझे बताओ क्या इसमें इंपेयरमेंट आएगी? इंपेयरमेंट होगी उसके अंदर। तो मुझे बताओ हमने क्या किया? प्लान टू डिसकंटिन्यू अ डिपार्टमेंट इन विच द एसेट इज। तो सर जब आप ऐसा कोई डिसीजन लोगे या प्लानिंग करोगे तो सीधी सी बात उसकी वैल्यू न्यूज क्या हो जाएगी? चलो जल्दी बताओ, 3 इंटरनल इंडिकेटर्स मैंने अभी तक कौन से बताए? नंबर 1, एसेट डैमेज है, अबैंडन कर दिया, वो डिपार्टमेंट भी बंद कर रहे हैं जिसमें एसेट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। बस सर एक और इंडिकेटर और ये एरिया हमारा खत्म। अबेंडन वाला वापस से ये बताया कि मिसाल के तौर पर एआरटीटी की एक बहुत बड़ी ब्रांच है जो सर सिंगापुर में ऑपरेट करते हैं। सिंगापुर में हालात खराब चल रहे हैं, सिंगापुर गवर्नमेंट जो है वो फीस बढ़ाने नहीं देती है, बड़े हरामखोर हैं। एक सेकंड, सिंगम से, अच्छा सिंगापुर से पार्सल है सर, रखते जाओ उधर। तो मार्कर होंगे खोल के दे दो, मार्कर ही होंगे खोल के दे दो। हाँ मार्कर जो जो वो है ना बोर्ड है उसमें वो रिकॉर्डिंग शुरू हुई है ना, सीएसएस की रिकॉर्डिंग भी चल रही है। और आपके मतलब अगले बैच से जो कमिंग बैच है, मार्केट में लोगों ने किया कि लास्ट बैच के लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए, वो अब रिकॉर्डेड लेक्चर के नाम पे बेच रहे हैं, उसमें टोटल टाइम वेस्टेज है। क्योंकि जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हो, अब जैसे ऑनलाइन वाला एक बच्चा बैठा है, उसने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, आपको नहीं पता सवाल में क्या है, ठीक है जी। आप में से एक बच्चा सवाल पूछता है, मैं जवाब दे रहा होता हूँ, ऑनलाइन वाले को पता नहीं होता कि सवाल क्या पूछा गया। तो क्लास के लेक्चर अगर रिकॉर्ड कर लिए जाएं और बाद में सब्सिक्वेंटली वो बच्चा सुने जो क्लास में नहीं था, उसको घंटा कुछ समझ नहीं आएगा। तो हम उसके लिए पूरा अलग से सेटअप बना के चल रहे हैं, ठीक है ना। बैच के बीच में या बैच के एंड पे हम इस पोजीशन में होंगे कि हमने जितने भी वो हैं ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मतलब हर एक टीचर के, मेरे पूरे पूरे के पूरे FAR 1 के लेक्चर होंगे, यानी मैं पूरे पूरे सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, ठीक है जी। तो जो बच्चा हमारे से क्लास लेगा लाइव या ऑनलाइन, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे देंगे, ताकि अगर वो घर में बैठ के पढ़ना चाहे तो उसको कई सारे टीचर्स के लेक्चर्स अवेलेबल हो, ठीक है जी। इस मैं आपको बता देता हूँ, इस मार्केट में मुस्तकबिल में एक ही कॉलेज बाकी बचेगा, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है जो फिटेस्ट होगा, ठीक है ना। क्योंकि टेक्नोलॉजी ने किया ये कि लाहौर में एआरटीटी पहुंच गया है, लाहौर वाले यहाँ पहुंच गए, ठीक है जी। अब कंपटीशन ऐसे चल रहा है, कुत्तों वाला चल रहा है, तो आप सर्वाइव कौन करेगा? एक ही, ठीक है जी। चलो जी, अबेंडन की एग्जांपल सर रिपीट करें। अबेंडन की एग्जांपल मैंने अभी आपको दी कि एक एसेट है सर एआरटीटी में लगा हुआ है, मिसाल के तौर पर चिलर लगा हुआ है, चल सकता है। हमें लगा कि यार भाई सीएसएस का सेटअप हमने लगा लिया है, सीए वालों को हमने करना ये कि फीस 25,000 रुपए कर देते हैं, ये एसी रिप्लेस करते हैं, नई चीजें लेकर आते हैं, ये चल सकता है एसेट। लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अबेंडन करके उसको साइड पे खड़ा कर दिया, ठीक है जी। चलो बाद में किसी मुस्तकबिल में किसी काम आना हो तो आ जाएगा। अबेंडन का मतलब ये कि यार एसेट चल सकता था, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेके हमने उसको क्या किया, साइड में कर दिया। आगे सर जी मेरा बच्चा, तो एक्सचेंज कर देंगे तो हमारी बुक से चला जाएगा ना, हमें जो टेंशन किस एसेट की होनी चाहिए, जो हमारे पास पड़ा रहा है उसको बेच नहीं रहा है, ठीक है ना। बेच दे तो कहानी खत्म ना फिर तो। चलें जी प्लीज मेरे बच्चों, बोर्ड में दो, आखिरी दो इंडिकेटर्स, कॉपी हो जा भाई बेटा। ये अभी मैं पूछूंगा, मैं फिर रिपीट कर दूं, एमसीक्यूज में आईसीएफ की किताब में 20 एमसीक्यूज हैं, 25 एमसीक्यूज हैं, 17 एमसीक्यूज सिर्फ इंडिकेटर्स के ऊपर, ठीक है जी। उसको देख लो यार, ये ना बाद में यही फेल करा दे। 47 पे आप रो रहे हो और रीजन क्या हो?
इंडिकेटर भूल गए, फी कम कर दें और सर्वाइवल इजी हो जाएगा, नहीं। हाँ मुझे बताओ, मैं अभी आपको कहूँ यार फ्री में एक काम करवाया जा रहा है, आप में से अच्छे खासे लोग उसको वैल्यू नहीं देंगे, ऐसा है ना। मैं सुबह अली एक्सप्रेस से कुछ चीज खरीद रहा था, दो चीजें आइडेंटिकल थी, मैंने कहा एक महंगी बेच रहा है, एक सस्ती बेच रहा है। महंगी में जरूर कोई बेनिफिट होगा, सस्ती वाली में अच्छा। और आप आवाम का ट्रेंड देखें, जो सस्ती वाली है वो बिकी थी 1026 नंबर, मुझे याद रह गया। जो महंगी वाली थी वो बिकी थी 16,000। मैंने दोनों के क्रेडेंशियल्स कंपेयर किए, 100% सेम थे, मैंने महंगी वाली खरीद ली, ठीक है ना। टाइम की साइकिल है ना। मुझे लगा यार 16,000 लोगों को धोखा नहीं हुआ होगा, इतने लोगों ने खरीदा, 1,000 दोनों की रेटिंग बराबर थी, तब भी मैंने महंगी खरीदी। खैर सर, रिडक्शन इन एसेट्स रिमेनिंग लाइफ, हाँ भाई एसेट की रिमेनिंग लाइफ कम हो गई। अच्छा ये कैसे हो गई, कम हो गई भाई? गलत सोची थी पहले हमने, अब जाके पता चला ये एसेट भाई 10 साल नहीं, ये 5 साल भी चल जाए तो बड़ी बात है। तो सर क्या करें, जब एसेट की लाइफ कम होती है तो क्या होता है? सीधी सी बात है, वैल्यू न्यूज तो सिंपली है कम हो जाएगी। क्यों? अब आगे के सालों का कैश फ्लोज निकालने का कोई फायदा नहीं, क्यों? वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। एसेट ने पहले 10 साल चलना था, वैल्यू न्यूज ज्यादा थी, अब 5 साल कम हो गए तो वैल्यू न्यूज क्या होगी? सिग्निफिकेंटली। अच्छा फिर आखिरी एविडेंस, ये देखो ये मुश्किल अंग्रेजी, यहाँ ये मुश्किल अंग्रेजी, इस पे घेरेगा, इस पे घेरेगा। सुनो सुनो, आपके अब्बा ने आपको सीए में एडमिशन दिलवाया, अब्बा के क्या ख्वाब थे? बच्चा बड़ा जबरदस्त काम करेगा, इंशाल्लाह अगले 6 सालों में क्वालिफाई कर जाएगा, ऐसा है? ऐसा है, अगले 6 सालों में क्वालिफाई कर जाएगा। अब सुनना जरा दोस्त, 1 साल में अब्बा को ये पता चल गया कि कुत्ता पाल लेना चाहिए, खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, सुनो, अब अब्बा को लगता है कि इस बंदे की एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी, अब अंग्रेजी पढ़ो, अब अंग्रेजी पढ़ना। एविडेंस दैट एंटिटीज एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस इज वर्स देन एक्सपेक्टेड, यानी हमें ये लग रहा था कि ये अच्छा काम करेगा, अब लग रहा है कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में ये ऐसा कुछ भी। ये कब होता है सर? हम जब एक एसेट खरीदते हैं, हमें लगता है कि हम इससे प्रोडक्शन करेंगे, हम जापान में भेजेंगे, जर्मनी में भेजेंगे, ठीक है जी, यहाँ भेजेंगे वहां भेजेंगे, ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन जब पहला साल गुजरा तो हमें पता चला कि मुल्तान वाले भी खरीदने को तैयार नहीं है, जापान तो छोड़ो मुल्तान भी खरीदने को तैयार नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, हमारी जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छी होगी, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बेकार होगी। अब मुझे एक चीज ये बताएं, ये कह रहा है एंटिटीज एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, हमने सोचा जापान में चीजें लेके बेचेंगे, जाके हम एक्सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, इज वर्स देन एक्सपेक्टेड। अब हमें लग रहा है कि नहीं भाई, जो हम एक्सपेक्ट करके बैठे थे। अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, ऐसा कब होता है? जब हमारे एस्टिमेट्स क्या हो, गलत हो, हमने सोचा गलत हो, ठीक है जी, हमने सोचा गलत हो, ऐसा हो सकता है ना। अब मुझे एक चीज ये बताएं सर, ये सारे इंडिकेटर्स ध्यान में रहेंगे? जी मेरा बच्चा, मैं सारा रिपीट कर रहा हूँ इंटरनल वाला, फिर मैं सवाल ले लेता हूँ, ठीक है। बताओ पहला इंटरनल वाला क्या था? डैमेज हो जाए एसेट, अबेंडन हो जाए। फिर सर तीसरा, सर आप वो डिविजन ही बंद कर दो जिसमें एसिड यूज हो रहा है। चौथा सर लाइफ कम हो जाए उसकी। पांचवा सर, जब वो जो हम सोच के आए थे एसिड खरीदते वक्त, अब उससे सिग्निफिकेंटली बुरा सोच रहे हैं। जी मेरा बच्चा, देखो मुझे एक बात बताओ, आमतौर पे जब एसिड की लाइफ जो है ना, वो एक्सपेक्टेड लाइफ ज्यादा होती है ना, तो हम जब जाके किसी से बात करते हैं, हम कहते हैं जनाब हमारे पास एक एसेट है जिसकी एक्सपेक्टेड रिमेनिंग लाइफ इतनी है, आप इसके लिए क्या पे करोगे? तो उसकी एक फेयर वैल्यू का एस्टिमेट क्या होता है? अलग होता है। अब आप किसी के पास आप उससे कहो यार मेरा जो एसेट है उसकी रिमेनिंग लाइफ 3 साल है, हमें लग रहा है 3 साल में ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसकी ऑब्वियस सी बात है उसकी फेयर वैल्यू को उसका इंपैक्ट जरूर आएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट पे फेयर वैल्यू कैसे अफेक्ट होगी? भाई सीधी सी बात है, हमने जब एसेट खरीदा, हमारा एक अंदाजा था कि इंशाल्लाह ताला ये बहुत जबरदस्त चलेगा, जापान में यहाँ वहां चीजें बेचेंगे। अब देखो यार, या तो हमारे एस्टिमेट गलत हो जाए, या वाकई जापान में अच्छे सब्स्टिट्यूट आ जाए, तो फिर क्या होगा सर? जो हमारा एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है ये क्या होगा? कचरा हो जाएगा। और सर सीधी सी बात है, देखो ये फेयर वैल्यू को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है जी, करेगा, क्योंकि सर हमें लग रहा है कि यार जो पहले एस्टिमेट थे इस एसेट से वो अब नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये जरूरी है कि हर इंडिकेटर सिर्फ एक्सटर्नल होगा या इंटरनल होगा? सर ऐसे भी हो सकता है कि एक इंडिकेटर ऐसा हो जिसमें
एक्सटर्नल भी आ रहा हो। अब मुझे एक बात बता, लेकिन तुम्हारे एग्जामिनर ने बड़ा आसान काम किया, उसने कहा मैं ये 9 इंडिकेटर्स ही पूछूंगा, और जो मेरी किताब में लिखा है एक्सटर्नल में वो एक्सटर्नल ही रहेगा, और जो मेरी किताब में लिखा है इंटरनल वो इंटरनल ही रहेगा। नहीं तो बंदा ऐसे लिंक कर सकता है ना, क्योंकि जापान के हालात चेंज हो गए तो टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है जी, तो टेक्नोलॉजी तो एक्सटर्नल है, वो इससे क्यों लिंक कर रहे हो? तो ये जो लिखा हुआ है एग्जामिनर ने, उसको जो एक्सटर्नल लिखा है वो एक्सटर्नल है, और जो इंटरनल लिखा है वो। चलो जी, मुझे बताओ सर एक्सटर्नल इंडिकेटर्स क्या थे? शाबाश शाबाश, इसको याद कर लो अभी यहीं पे। पहली चीज, मार्केट वैल्यू गिर गई सर एसेट की, ये कहां से पता चलेगा? बाहर से। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कहां से पता चलेगा? सर इकोनॉमिक फैक्टर, बाहर से। सर मेरे पास लॉज एंड रेगुलेशंस, बाहर से। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, बाहर से पता चल रहा है। सर कंपनी के अंदर जो एसेट्स मौजूद है उनकी वैल्यू कम है या ज्यादा, सॉरी, और मार्केट वैल्यू उसको वैल्यू, ये सारी चीजें हमें कहां से पता चल रही है? बाहर से पता चल रही है। इंटरनल, एसेट टूटा हुआ है, हमने एसेट खुद साइड पे कर दिया, हमने वो डिवीजन बंद करने का इरादा कर लिया जो जिसमें एसेट इस्तेमाल हो रहा है। फिर सर एसेट की लाइफ कम हो गई, हमें बाहर से पता चलेगा? नहीं सर, इंटरनल पता चलेगा। और सर हमने जो इस मशीन के बारे में इंटरनली सोचा हुआ था सर, उससे बहुत वर्स रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऐसा? अब आओ जरा सर, ये कॉपी करना तो कर लो, मैं आपसे कुछ सवालात कराऊं, और मैं फिर इसका पीडीएफ दे चुका हूं, मैं ग्रुप उस पर डाल चुका हूं, ठीक है? नहीं आया? देखो ये ऑनलाइन वालों के पास आ रहा है इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट, यार ये उठा के जरा कोई वहां डाल सकता है ग्रुप पे? एडमिन ओनली करा हुआ, हटा दूं मैं एडमिन ओनली? अब मसला ये एडमिन ओनली हटाने के लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। ओपन है FAR1 का, तो बस डाल दो ना उस पर। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। नमाज पढ़नी है जुम्मे की, मैं पौने 1 बजे जो है वो क्लास ऑफ कर दूंगा 15 मिनट पहले, ताकि आप लोग जो है वो जुम्मे की नमाज सही तरीके से पढ़ सके। क्योंकि हम जब पहुंचते हैं एक जूता हमारे हाथ में होता है, ठीक है जी, एक हाथ से हम अल्लाह अकबर जूता फेंक दूसरे हाथ से, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? अल्लाह माफ करे, लोग, आप इस मस्जिद में जाओ, बाहर रोड पे जो है वो जो बना हुआ है छोटा सा एक, जो है वो फुटपाथ सा बना हुआ है, वो इतना छोटा है, मतलब आप उसमें खड़े हो जाए ना सही से, तो आप अगर सज्जा करें दीवार में टक्कर लगे आप, तो लोग ऐसे हो गए सज्जा कर दें, नमाज पढ़ लेते हैं वहां पे। जल्दी नहीं जाना, लेकिन खुबैब क्लियर हो गया बेटा सारी चीजें? अच्छा देखो, ये जो मैंने ये यस और नो लिखा है ना, फेयर वैल्यू और वैल्यू न्यूज का, ये स्टैंडर्ड से मैंने लिखा है, ठीक है जी? नरेशंस मेरी अपनी है, ये स्टैंडर्ड से लिखा है, ठीक है जी? लेकिन आपको क्या याद रखना है इसमें? एक्सटर्नल कौन सा है, इंटरनल कौन सा है, बस, क्योंकि आपकी किताब में ये लिखा है। जी मेरा बच्चा। यार एक चलता हुए एसेट की वैल्यू ज्यादा होती है, एक बंद एसेट की वैल्यू ज्यादा होती है, सीधी सी बात है, ठीक है ना? इंटरेस्ट रेट से मैंने कहा लिखा है इंटरेस्ट रेट में, तो वैल्यू न्यूज का बोला जी। सर इज रिडक्शन इन यूजफुल लाइफ इंपैक्ट कैसे करेगी? अभी मैंने बताया कि सर बाजों का यूजफुल लाइफ चेंज होने का इंपैक्ट उसके यूज से भी आता है। एक एसेट पहले आप 12 घंटे यूज करते थे, आप 24 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होगा? कि लाइफ कम हो जाएगी, और साथ साथ में इतनी चली हुई चीज की वैल्यू नीचे ही आनी है सर। ऐसा है कि नहीं? जोर से यार, 1 मिनट बच्चे का सवाल सुने तो अहमद, फिर तुम्हारा सवाल सुनो जी। जो एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज हो चुका है वो तो कॉस्ट में शामिल है ना ऑलरेडी, वो इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो एसेट की कैरिंग अमाउंट में शामिल हो गया ना, आप उसकी वैल्यू न्यूज पे भी इफेक्ट आना चाहिए, ठीक है ना? जी मेरे बच्चों, जी मेरे बच्चों, स्क्रॉल अप। चलो जी प्यारे बच्चों, बोर्ड पे भाई मैंने कल होमवर्क दिया था, स्टडी टेक्स्ट में रीवैल्यूएशन दिया हुआ है, मैं इसको 5वीं दफा एक्सप्लेन कर देता हूं। रीवैल्यूएशन सरप्लस आप लोगों ने कवर करना है IAS 16 के साथ, ठीक है जी? IAS 16 हम कवर करेंगे IAS 40 IAS 23 के बाद, ठीक है जी? तो फिर हमें दोबारा इंपेयरमेंट के चैप्टर पे आना पड़ेगा, सिर्फ किस चीज के लिए? रीवैल्यूएशन के साथ इंपेयरमेंट टेस्ट करने के लिए, ठीक है?
इसके बाद जो है वो अच्छा एक और भी थ्योरी का एस्पेक्ट है, वो भी बता दूं, क्या पता वो एक नंबर का आ जाए, आपका गोल्ड मेडल रुक जाए उससे, है वो भी बता दूं। हाँ ना, ये ना हो ना सर सब थ्योरी करा दी, मेन वाली चीज थी वो छोड़ दी, ताकि वो मेन वाली है ही नहीं, और एग्जामिनर को भी पता है, लोग ये देख के। अच्छा मुझे बताओ, कर लिया कॉपी? आखिरी चीज मैं बता रहा हूं, फिर मैं जा रहा हूँ सर सवाल के ऊपर। सर मुझे एक बात बताएं, आपसे स्टैंडर्ड कहता है वैल्यू न्यूज के लिए जो कैश फ्लोज इस्तेमाल करने ना, वो 5 साल से ज्यादा नहीं करने। मतलब एक एसेट की लाइफ अगर 10 साल है तो मैं 5 साल की वैल्यू न्यूज क्यों निकालू भाई? है तो गलत बात हो जाएगी कि मैं 5 साल की वैल्यू न्यूज निकाल लूं फिर उसके बाद में छोड़ दूं बाकी, ऐसा क्यों? सर स्टैंडर्ड कहता है 5 साल से आगे के कैश फ्लोज हाईली सब्जेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? हाईली सब्जेक्टिव होते हैं। मैं मिसाल देता हूं तुम्हें, 5 साल पहले तुम्हें पता था तुम यहां बैठे हो, मतलब तुम्हें पता था तुम सीए कर रहे होगे, ये चीज चल रहा होगा, एक आध शायद को बंदा हो जिसको ये चीज पता हो, वो इतना प्लान चलता हो। मुझे नहीं था पता आज से 8 साल पहले कि ये इदारा जो है वो इतने बड़े पैमाने पे जाएगा, नहीं था पता, ठीक है जी, नहीं था पता, ठीक है जी। तो याद रखना स्टैंडर्ड कहता है 5 साल से आगे के कैश फ्लोज इतने रिलायबल। दूसरी चीज, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनमें 5 साल बजट बनते हैं, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। उनको बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है और उसमें बजट कितने सालों के होते हैं? 5 सालों के। अच्छा 5 सालों के बजट ऐसे होते हैं जो कंपनी बनाती है, इससे आगे के कैश फ्लोज कंपनी नहीं बनाती। हर साल हम 5 साल का बजट पेश करते हैं बोर्ड के सामने कि हमारा अंदाजा ये कि अगले 5 सालों में हम यहां मौजूद होंगे। वो अलग बात है कि हम उसमें से अचीव बहुत कम ही करते हैं, लेकिन 5 साल का बजट बनाती है हर बड़ी कंपनी, लॉन्ग टर्म बजट, बिजनेस प्लान। उससे आगे के कैश फ्लोज अंदाजे से भी सही। तो फिर मुझे बताया अगर एक एसेट की लाइफ 10 साल है तो मैं उसको 5 साल पे कैसे रोक दूं? सर फिर स्टैंडर्ड आपको ऑल्टरनेटिव देता है दो, या अज्यूम करोगे 5 साल से आगे के सारे कैश फ्लोज कांस्टेंट होंगे या डिक्लाइनिंग होंगे, या अज्यूम कर लेना कि 5 साल के एंड पे एसेट को हम क्या करेंगे? बेच देंगे। क्या कर देंगे? दोस्त की लाइफ 10 साल है, लेकिन आप अज्यूम कर लेना 5 साल से आगे के एसेट्स, 5 साल से आगे की जो लाइफ एसेट की वो हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, उसको बेच देंगे। या ये अज्यूम कर लेना कि छठे सातवें आठवें और 9वें साल का जो कैश फ्लो होगा वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में होगा या कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं फिर पूछ रहा हूं, वैल्यू न्यूज के लिए कितने साल के कैश फ्लो लेने? 5 साल का। इससे ज्यादा के कैश फ्लो ले सकते हैं, पॉसिबल है? सर स्टैंडर्ड मना करता है, मना करता है। आगे मैं एक्सेप्शन बता रहा हूं। और सर अगर मना करते तो फिर करें क्या? करें, एक एसेट की लाइफ 10 साल है, या तो उसका डिस्पोजल ट्रीट कर लेंगे 5 साल के एंड में, हम उसको डिस्पोज कर देंगे, या फिर एक ट्रीट ये कर लेंगे 5 साल से आगे के जो कैश फ्लोज होंगे वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे होंगे, या। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, स्टैंडर्ड आपको कहता है कि हाँ हम आपको अलाउ कर सकते हैं कि आप 5 साल से ज्यादा कैश फ्लोज लो। कब? जब आपने पिछले सालों में प्रिडिक्शन की है, बजट्स बनाए और वो एक्यूरेट साबित हुए। आपने पिछले सालों में जो बजट्स बनाए हैं वो एक्यूरेट साबित हुए, आपकी प्रिडिक्शन एबिलिटी क्या हो? अच्छी है, अच्छी है तो हम आपको जो है वो अलाउ करेंगे, अदरवाइज अलाउ। अच्छा ये एक बड़ी सब्जेक्टिव चीज है कि प्रिडिक्शन एबिलिटी अच्छी है या नहीं है। आप जब ऑडिट पे जाओगे ना, हम ऑडिट पे 5 साल से आगे के कैश फ्लोज एक्सेप्ट ही नहीं करते, नहीं करते, मना कर देते हैं। उसकी वजह ये कि 5 साल से आगे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकलती भी बहुत छोटी है, ठीक है जी, उससे खातिर ख्वाह को फर्क पड़ता भी नहीं है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है जी। ज्यादा पुश करता है क्लाइंट तो हम क्या करते हैं? डिस्पोजल प्रोसीड्स डाल देते हैं, ठीक है जी, कि वो डिस्पोजल प्रोसीड्स डाल दो, अज्यूम करो 5 साल बाद उसको बेचना तो क्या होगा, इससे ज्यादा हम एक्सेप्ट। अब बताओ, मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट पूरा पढ़ा दिया है, आपको थोड़ी सी बोरियत लगी होगी, लेकिन ये हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि एमसीक्यू इसी तरह के आते हैं। अब मुझे सिर्फ एक काम करके दे दो, 3-4 एमसीक्यू जो सॉल्व करके दे दो तो मैं आगे बढ़ूं। फिर मैं रिपीट करता हूं, एक्सटर्नल कौन सा? फेयर वैल्यू का डिक्लाइन, टेक्नोलॉजी, लॉ और इकोनॉमिक फैक्टर्स में चेंज, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, और मार्केट में हमारी पूरी कंपनी की वैल्यू का कम हो जाना, इंटरनल एसेट का टूटा होना, अबेंडन होना, उस डिपार्टमेंट को बंद कर देना जिसमें एसेट यूज हो रहा है, जिंदगी छोटी हो जाना, या एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस का वर्ष हो जाना, ऐसा। सॉरी बेटा, चलो जी, मुझे जरा 2-3 एमसीक्यू के छेती छेती जवाब दे दें सर आप, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ एक बड़े सवाल पे सर। चलो जी, मैं 2 एमसीक्यूज आपके सामने रख रहा हूं, आप उसको सोचते रहो।
हाँ जी सर, which two of the following could be an indication that the asset may be impaired? अब वो कह रहे हैं इंडिकेटर बताओ, एक्सटर्नल इंटरनल को छोड़ दो। डिक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट, ये तो है ना इंपेयरमेंट का इंडिकेटर? नहीं नहीं सर, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट है, डिक्रीज नहीं है सर। डिक्रीज नहीं है भाई, हर एक डिक्रीज बेहतर मतलब बुरा नहीं होता। इंक्रीज इन मार्केट वैल्यूज ऑफ द एसेट, हाँ ना? नहीं सर, नहीं सर। फिर डैमेज कॉस्ट टू द एसेट, यस सर ये। और मैनेजमेंट इंटेंशन टू रीऑर्गेनाइज द बिजनेस, क्या मतलब? वो डिपार्टमेंट बंद कर देना जिसके अंदर ये एसेट इस्तेमाल हो रहा है। सर रीऑर्गेनाइज द बिजनेस, ये मैं कैसे वहां पिक करूंगा? पर रीऑर्गेनाइज द बिजनेस का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर हम वो डिपार्टमेंट जो चलाते थे वो अब बंद कर रहे हैं, अपने पूरे बिजनेस को हम क्या कर रहे हैं? रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। रीऑर्गेनाइज करने में कुछ डिवीजन बंद होते हैं, कुछ नए डिवीजन खुलते हैं, ठीक है जी। तो मुझे बताओ ये इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर है? ऐसा है सर। अगला पढ़े, शाबाश, 1 मिनट मुझे देते, अगला पढ़े, शाबाश। काम, हाँ भाई, मार्केट प्लेस। इतने दाने की नहीं, गिनने से नहीं, 50 है कितने? अच्छा भाई, मैं तुम लोगों के लिए बेपनाह चीजें रात को खरीदी है, कैनवा की आईडी में मैंने खरीद ली। हाँ, कैनवा मैंने खरीद लिया आप लोगों के लिए, जो ऐसे वो है ना किसमें किसमें? हाँ, लेकिन एक दवा की मेहनत है पता, एक दवाई बन जाएगा फिर उससे। सेशन पहले इंपॉर्टेंट है, वो पहले करना, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई, लैपटॉप का बात
कॉल कर दो उसको बता, ठीक है। तो मुझे 2-3 दफा बोला भाई सामान तुम्हारा नाम नहीं करते, बोला और भी लड़के लेके जाते हैं, फोटो लेके जाते हैं, उन्होंने क्या काम है मोमेंट कई बार जाते पेपर ले क्या ले डाल भी सकता हूँ हर जगह जाके, उसकी आदत है, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, तरबूजा कर दिया करो क्योंकि वो बगैर माँ बाप से पला हुआ बच्चा है ना, मतलब नहीं आता मैं नहीं पता ना उसके साथ साइकोलॉजी नहीं पूछता है, उसका दिमाग का इशू है, इतना उसने 5 साल से इलाज करा रहा हूँ, मुझे गालियाँ देते हैं, देखा होगा मैं उसको कुछ बोलता हूँ आदत अपने बाप की नहीं सुनता, लेकिन वो मजबूर हो, ये है कि अल्लाह वास्ते छोड़ दिया, ठीक है। और अभी मुझे जल्दी से चाहिए, जी हाँ जी कर लिया जनाब, हो गया। हाँ जी, कौन सा आंसर है इसका? डी। अच्छा जी, ये कह रहा है जनाब IS 36 impairment of assets contain the number of examples of internal and external events which may indicate impairment of an asset। बेटा बात है नहीं। In accordance with IS 36, which of the following would definitely not an indicator of potential impairment? An expected fall in the market value, ये एक्सटर्नल का पहला पहला याद आ रहा है, ये वो है। फिर एडवर्स चेंजेस इन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, सर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का मतलब है ये इंटरनल का आखिरी वाला है, परफॉर्मेंस कम होना, परफॉर्मेंस कम होना तीसरा चौथा, सॉरी कौन सा था वो, ये रहा कहां गया, इंटरनल का आखिरी वाला, आखिरी था ना, ठीक है जी। अब बताओ उसके बाद सर, अ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सर ये हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल का दूसरा था। कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट बिलो द मार्केट कैपिटलाइजेशन, हाँ जी सर हाई होता तो मसला था, कैरिंग अमाउंट का कम होना इंडिकेट कर रहा है मार्केट हमें बहुत अच्छा परसीव करती है, तो ये इंपेयरमेंट का इंडिकेटर नहीं है। ऐसा कर लोगे इस तरह की चीजें भाई? अच्छा, आपके पास कोई 30-35 एमसीक्यू थे, वो आपने देखने, आ जाए जरा उस सवाल पे जो मैं आपको उस दिन दिखा रहा था सर। भाई FAR 1 में एमसीक्यूज आते हैं, लास्ट टाइम एमसीक्यूज FAR 1 में आए तकरीबन कोई 20 नंबर के एमसीक्यूज है, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज एंड छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है जी। आइए में कितने के थे टोटल नंबर, कितने नंबर? 16 नंबर के। अच्छा, इस दफा बड़ा जबरदस्त सीन हुआ ना, प्लीज रिपीट दिस एमसीक्यू। यार क्या चर्च पी के सो रहे हो तुम लोग क्या भाई? एमसीक्यू में उसने कहा कि भाई इसमें से कौन सा इंडिकेटर इंपेयरमेंट का नहीं है, तो भाई एक्स मार्केट वैल्यू एसेट की गिर जाना इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है, एसेट की परफॉर्मेंस खराब हो जाना इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है। सर मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, ऐसी चेंज हो कि हमारे जो है वो एसेट की परफॉर्मेंस खराब हो जाए, उसकी इफेक्टिवली ऑब्सोलीट हो जाए, तो ये क्या है सर? इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है। और सर हमारे पास हमारे एसेट की कैरिंग अमाउंट, कंपनी की कैरिंग अमाउंट 100 है और मार्केट में उसकी कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यू उसकी 115 है, तो ये इंडिकेट करे कि मार्केट हमारे एसेट्स को वैल्यू ज्यादा देता है, तो ये हमारे लिए टेंशन की बात नहीं है। ऐसा बड़े हम आगे। अच्छा जी, हाँ जरा सर एक सवाल पे आ जाए भाई। इस दफा एमसीक्यूज बड़ा जबरदस्त सीन हुआ FAR 2 में, हर एक टीचर ने आके कहा हमारा गैस ये है कि इस दफा एमसीक्यू में ये चीजें टेस्ट होंगी, और हमारा स्ट्रॉन्ग हंच है, और मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, मुझे बाद में नहीं बोलना कि पेपर आपने बनाया था, आपने बताया नहीं, एमसीक्यू दिए ही नहीं आई क्या आपने, तो रॉकेट इतनी दूर फेंको कि उठा के लाने में तकलीफ नहीं हो, ठीक है। तो वहां फेंका रॉकेट। देखिए सर, ये सवाल ना मैं आराम आराम से रीड कर रहा हूँ मेरे बच्चों, और इसको तरीके से लेके चलना।
जनाब सर प्लीज बोर्ड पे सारी चीजें 2 मिनट के लिए छोड़ दो। ये सवाल सॉल्व करने ये मैं खुद कराऊंगा सॉल्व, आराम आराम से हम सॉल्व करेंगे इसको। इसमें है पंचायतें बहुत सारी। सबसे पहले कह रहे जनाब शोइल लिमिटेड इज अबाउट टू टेस्ट वन ऑफ इट्स मेजर प्लांट्स फॉर इम्पेयरमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। क्या मतलब? बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं इसके अंदर, ठीक है जी। द कैरिंग अमाउंट ऑन 31 दिसंबर 2011 इतना, रिमेनिंग लाइफ ऑन 31 दिसंबर 2012 का मतलब है ये तो बेईमानी है, ये तो बेईमानी है। इस पर डेप्रिसिएशन बुक करना है हमने 1 साल का, ठीक है जी। अच्छा हम इस पर खड़े हुए कहां है सर? सर हम इस पर खड़े हुए 31 दिसंबर 2012 पे, वो नीचे सवाल में आ रहा होगा, ठीक है जी। तो मतलब है हमारी कैरिंग अमाउंट 31 दिसंबर 2012 पे नहीं है, हमें उसको उठा के लाना पड़ेगा किस पे? इसको मतलब है हमने एसेट को 1 साल क्या करना है मेरे बच्चों? डेप्रिशिएट करना है। डन। द प्लांट कुड बी सोल्ड, द प्लांट कुड बी सोल्ड फॉर रुपीज 3.2 million आफ्टर इनकरिंग द फॉलोइंग। ब्रोकरेज कॉस्ट 1.5 लाख, ब्रोकरेज कॉस्ट का कॉस्ट टू सेल है, यस सर। टैक्सेस फंस गए, यहीं फंस गए तुम। टैक्सेस हमने वैल्यू इन यूज में इग्नोर करने नशइयों। हमने लिखा है कहीं कि हमने कॉस्ट टू सेल के अंदर टैक्सेस नहीं लेने। याद रखना कॉस्ट टू सेल के अंदर वो सारे टैक्सेस आते हैं जो ट्रांसफर टैक्सेस होते हैं। कौन से? कॉस्ट टू सेल में भी इनकम टैक्स नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। सिर्फ कौन से टैक्सेस आते हैं? जब आप ट्रांसफर करते हो, ड्यूटीज पे करते हो, स्टैंप ड्यूटी पे करते हो, रजिस्ट्रार के पास जाके टैक्सेस पे करते हो, वो टैक्सेस आएंगे कॉस्ट टू सेल में। फिर अब देखो जरा और सुनो। इफ द एसेट इज यूज्ड फॉर द रिमाइंडर ऑफ इट्स लाइफ द फॉलोइंग कैश फ्लोज वुड रिजल्ट इन। अब आ रही है वैल्यू न्यूज की कहानी। ये 3 इंफॉर्मेशन किसके लिए थी? फेयर वैल्यू लेस। तो वैसे ही अगर मैं मालूम करना चाहूं तो सर 3.2 मिलियन में से क्या हटाऊं? 1.5 लाख की ब्रोकरेज और तो क्या बचा रहा? मुंह से गिन लो बेटा, कैलकुलेटर तो खुजाने के काम आएगा ना, यूज करो ना भाई उसको। 30 400, वेरी गुड। बिल्कुल अब्दुल्ला 400 400। अब जी वो कह रहे हैं भैया ये जो एसेट है इसको हम इस्तेमाल करेंगे और कहानी कुछ ऐसी है कि खर्चे कुछ ऐसे होंगे, सेल्स ऐसी होंगी। सेल्स फॉर द ईयर 2013 होना भी यही चाहिए, अगले साल की सेल्स की बात होनी चाहिए। अगर मैं 2012 के एंड में हूं तो 2013 की सेल्स होनी चाहिए। 9000 यूनिट होंगे जो कि हर साल 5% कम होते जाएंगे, ठीक है जी। फिर सेलिंग प्राइस 500 रुपए होगी जो कि हर साल 4% इंक्रीज होगी, लेकिन 550 रुपए की प्राइस मैक्सिमम होगी। ये सवाल सीए फाइनल 20 मार्क्स के लिए कराता हूं, ठीक है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम्हारे लेवल पे करवा रहा हूं ताकि अगर मुश्किल आ भी जाए तो उससे बाहर नहीं आएगी चीज। अब बताओ सेल्स के यूनिट्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, और प्राइस क्या हो रही है? बढ़ रही है। फिर वो कह रहा है भैया गौर से सुनो, खर्चे पे खर्चा क्या करना है? हमने मटेरियल एन लगाना है, 70 रुपए का मटेरियल एन है। कहां से खरीदते हैं हम? ये किससे खरीदते हैं? ये हमारी कॉस्ट है, सर। फिर मटेरियल पी, ये हम अपनी सब्सिडरी से खरीदते हैं 50 रुपए में, लेकिन मार्केट से अगर खरीदने जाए 65 का मिले, महंगा मिले। आप बताओ सर क्या करें? मेरा छोटा भाई मुझे ये 50 रुपए में देता है, मार्केट से लेने जाऊं ना तो 65 रुपए में मिले। हाँ जी, 50 पे रखूं 65 पे रखूं? सर ऐसे तो मेरा एसेट जब भी इंपेयर हो रहा होगा भाई कहेगा यार ये मटेरियल आपके लिए 2 रुपए में अवेलेबल है। सर हम दोनों के पैसे एक ही है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर सब्सिडरी और पेरेंट जो कि एक ही कंपनी होती है असल में, वो हेल्प करना शुरू कर दे तो एसेट की इंपेयरमेंट को क्या कर सकती है वो? सर मतलब हटवा सकती है एसेट की इंपेयरमेंट। ऐसे ही है, रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी। तो सर स्टैंडर्ड कहता है इवन अगर आप अपनी सब्सिडरी से भी कोई चीज इस स्टैंडर्ड में खरीद रहे हो तो आप उसको ऐसे ट्रीट करना जैसे आप कहां से खरीद रहे हो? मार्केट से खरीद रहे हो, अदरवाइज सही वैल्यू इन यूज कैलकुलेट नहीं होगी। इस तरह बेईमानी चलती रहेगी। अब बेईमानी में ये भी बता रहे तो 3.2 मिलियन की फेयर वैल्यू है,
पेरेंट कहे मैं 8 मिलियन देने को तैयार हूं, पेरेंट आके क्या कह दे 8 मिलियन मैं देने को तैयार हूं, फेयर वैल्यू का मतलब यही है ना कि सामने वाली पार्टी क्या देने को तैयार है, अपने बच्चे के लिए कुर्बानी 8 मिलियन देने को तैयार हो, कोई इंपेयरमेंट है नहीं है ना, चलो भागो यहां से। तो ये याद रखना भाई, ये 2 नंबरी अलाउड नहीं है। तो अगर सर एक पेरेंट कंपनी आके हेल्प करती है, सब्सिडी आके हेल्प कर रही है कि आपसे मटेरियल सस्ता ले लो ताकि वैल्यू न्यूज क्या हो जाए, बढ़ जाए, ये चीज अलाउड। तो याद रखना आप सर किसी से भी मटेरियल खरीद रहे हैं अपनी ग्रुप कंपनीज में से, वो आपको सस्ता मिल रहा है तो ये आपके लिए रेलेवेंट। तो सुनो, व्हाट इफ क्या मार्केट से ये कंपनी जेन्युइनली हमारी नेगोशिएशन की वजह से रेट कम कर दे, वो अलाउड है। ये 65 रुपए का खरीदते थे, इस दफा हमने अपना नया प्लानिंग मैनेजर आमिर लियाकत को बनाया, हो गया उसने सामने वाली पार्टी को वो लारे लपे दिए, उसने कहा ठीक है 65 की जगह 62 में ले जाओ। अब बताओ ये चीज सही है? हाँ ये चीज सही है, ये जेन्युइन डिक्लाइन है, ये जेन्युइन डिस्काउंट है। उसको वो आश्रय दिए, वो आश्रय दिए। बंदे ने कहा ग्रैंड में कैसा दिया है, अब बताएं सर। क्या जी, पेज ऊपर कर दे। अच्छा हाँ जी, अब बताओ मटेरियल पी कितने का आना चाहिए, मटेरियल एन कितने का आना चाहिए? मटेरियल एन 70 का, मटेरियल पी 65, डायरेक्ट लेबर स्किल्ड लेबर हायर्ड ऑन कैजुअल बेसिस। ये क्या होता है कैजुअल बेसिस? नहीं कभी कभार नहीं, कैजुअल बेसिस का मतलब होता है दिहाड़ीदार मजदूर। दिहाड़ीदार समझते हो? मिसाल के तौर पर आपको अपने एक मकान डिमोलिश कराना है, क्या करोगे? मजदूर को कॉन्ट्रैक्ट पे रख, मजदूर को बुला के काम करवा के मतलब फारिग कर दोगे, या मजदूर से जो है वो एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट करोगे कि तुम्हें इतनी सैलरी इतना बोनस मिलेगा और इतने साल रखोगे तो ये मिलेगा? ऐसा तो नहीं है ना। क्या करोगे? काम करा के। तो ये क्या कहलाती है? कैजुअल बेसिस। परमानेंट बेसिस क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर दो। तो सर किसी भी बेसिस पे अपने लेबर को जो पैसे पे करने वैल्यू न्यूज में माइनस करने। फिर वेरिएबल ओवरहेड्स 40 रुपए, मेनली पावर एंड लाइट कॉस्ट होगा। सर बताओ 1 यूनिट बनाने पर खर्चा कितना? गिनूं तो सर 70 50 नहीं 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 65, फिर 60 और 40 कितना? 230। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बेचते कितने का है? 500 रुपए का, ऐसा? फिर नीचे आओ, वो कह रहे हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 17,50,000 रुपए। 17 लाख, ये एक सवाल बहुत है पूरे इंपेयरमेंट की टेस्टिंग, पूरे इंपेयरमेंट को समझने के लिए। फिक्स ओवरहेड इसमें 17,50, वो कह रहे दिस इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। अब इसमें से क्या करना पड़ेगा? डेप्शन हटाना पड़ेगा, और फिक्स ओवरहेड कौन से निकालने पड़ेंगे? जो कैश बेस्ड हो। ऐसा याद आ रहा है, मैंने तुम्हें कहा था कि इंपेयरमेंट की वैल्यू न्यूज निकालने के लिए 6 चीजों को छोड़ना है, इंटरेस्ट, इनकम टैक्स, फिर ओवरऑलिंग, और ओवरऑलिंग के नतीजे में मिलने वाले इनफ्लोज, और सर हमारे पास एक उसके अंदर पॉइंट था, डेप्रिसिएशन को हमने क्या करना है? इग्नोर करना है, क्योंकि वो क्या है? नॉन कैश है। ऐसा? अच्छा जी। फिर उसके बाद वो कह रहा है जनाब ऑपरेटिंग एंड अदर कॉस्ट आर एज अंडर द फॉलोइंग कॉस्ट इंक्लूड्स फाइनेंस कॉस्ट। उर्दू जुबान में फाइनेंस कॉस्ट को क्या कहते हैं? इंटरेस्ट that will be paid on the loan obtained for the acquisition of this asset which is still outstanding to some extent। इसका मतलब है ये जो हमारे पास खर्चे आ रहे हैं टोटल, इसके अंदर ये फाइनेंस कॉस्ट क्या है? शामिल है। ये हमने क्या करनी है? हटानी है। फिर वो कह रहे जनाब टैक्सेस आर वर्कड आउट टू शेयर अ रीजनेबली एलोकेटेड। सर ये जो टैक्सेस हैं ये कंपनी के टैक्सेस हैं, ये हमें एलोकेट हुए, क्या ये आने चाहिए इसके अंदर? ये दोनों चीजें क्या है इसके अंदर शामिल, हमें क्या करनी है? ये हटानी है। फिर वो कह रहे जनाब ऑल अदर कॉस्ट, क्या जी, और ऊपर कर दो। फिर वो कह रहे भैया ऑल कॉस्ट अदर देन ऑपरेटिंग कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 6%। ठीक है जी, इसका मतलब है ऊपर वाली जो खर्चे आ रहे हैं और जो फिक्स कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी कितने से? 6% से, लेकिन ये वाली कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी। वो कह रहे डिस्काउंट रेट 10% है। अब बताओ सर डिस्काउंट रेट कितना? बताओ इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? एसेट का डेप्रिसिएशन बुक करो, फिर उसके बाद वैल्यू न्यूज निकालना शुरू करो। याद रखना वैल्यू न्यूज निकालते वक्त सेल्स प्राइस को भी इन्फ्लेट करना है और वेरिएबल कॉस्ट को भी क्या करना है? इन्फ्लेट करना है। ऐसा है? शुरू हो जाओ, शाबाश। डेप्रिसिएशन का रेट, वेरी गुड।
लाइफ से डिवाइड करके डेफिनेशन बचपन में नहीं निकाला है। शाबाश। मुझे एक बात बताओ, ये सवाल अगर पेपर में आ गया आधा सही कर लोगे? ऐसा आएगा नहीं, लेकिन इससे हल्का आएगा, मतलब इस तरह की चीजें होंगी लेकिन मैग्नीट्यूड उसका हल्का होगा। ठीक है जी। हाँ भाई, डेप्रिसिएशन के लिए लाइफ 5 साल लेंगे हम? नहीं सर, 6 साल लेंगे। 6 साल। शाबाश शाबाश, करो। मैं आगे हर एक की कॉपी चेक कर रहा हूँ, दलील कर रहा हूँ जी बेटा। वेरी गुड सर। जब डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हो तो स्ट्रेट लाइन होता है, डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का रेट ही नहीं दिया तो कहां से डिमिनिशिंग लाओ? सेट। बेटा बातें नहीं, बातें नहीं, साइंस कहती है बातें करने से कुछ भी नहीं होता। हाँ जी, 6 साल, क्योंकि देखो वो कह रहा है 31 दिसंबर पे वैल्यू ये, रिमेनिंग लाइफ 1 साल आगे 5 साल है। 17.5 फिक्स कॉस्ट है, इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है। वो हटानी है डेप्शन। डेप्शन ऊपर निकाल लो ना, 1 साल की कितनी होती है। अच्छा सही, राइट है ना, स्ट्रेट लाइन जी, राइट है। परमेश, वो मार्कर उठा लिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप? खैरियत से? ठीक है, आ जाओ आ जरा। वो मार्कर हमने मंगवाया था ना चाइना से, ये आ गए। उसको गिनती कर लो पहले यार। मेरी आईडी ये मरी मरी नंबर अभी वो से। तो बस ये भी मिली है। अभी क्या कर रहा है इसका? मुझे याद भी नहीं, इसका पासवर्ड निकलवाना पड़ेगा। इसको तू एक काम करे, साइडी को तू चला। इसमें नंबर भी, लोग भी कम है, 2000 बाकी है इसमें। कितने हो गए? 35, 35 और 4। ये कितने? हाँ, तो ये क्यों बाबू? बस करना शुरू करना है, टाइम ही नहीं मिल रहा, उस बीच में टाइम सेट है ना। चाबी मुझे दे दो, ताकि मुझे मैं सिर्फ लैपटॉप लगाना है और ओबीस लगा के शुरू हो जाना है। बस सही। 5-7 कर दूँ, सही कह रहा है। तो कौन सी? उसको बोल देना भाई, दूसरी आईडी में लगा। उसका वो पढ़ा ना, कमेंट पढ़ा ना, कमेंट में डाल। अच्छी जगह है, लेकिन इनिशियल ईयर में अच्छे, इनिशियल ईयर बिगाड़ने में अच्छे।
तुम होश हो जाएंगे। जी मेरे बच्चों, कर लिया? हाँ जी, पूरे वो आंसर्स के साथ, वीडियो के साथ तुम लोग आज यार भाईजान, ये आप लोग के जो ड्यूज वगैरह ये क्लियर करें यार, ताकि आपको पोर्टल का एक्सेस दे दें और हमारे लिए भी काम आसान हो। जो होमवर्क देना है, कौन सा 6 साल की डेप्रिसिएशन क्यों लेंगे? अशर मुझे एक बात ये बताओ मेरा बच्चा, देखो लाइव उसकी 1 साल के बाद 5 साल रह जाएगी। 2011 के स्टार्ट पे वैल्यू है ना, तो मुझे बताओ 1 साल के बाद अगर 5 साल रहेगी तो टोटल लाइफ कितनी रह गई उसकी? 6 साल। डेप्रिसिएशन आ कितना रहा है? 1075। वेरी गुड, बिल्कुल। पोर्टल पर लेक्चर शो नहीं हो रहे। हाँ, क्योंकि बाकियों ने पोर्टल अभी तक ऑफ नहीं किया ना। ये मेरे बच्चों, आकाश के साथ तुम लोग कल क्लास हुई? एक ही क्लास हुई ना अभी तक? दो क्लास हुई? एक क्लास? दो क्लास। अभी हफ्ते में तुम लोग की कितनी FAR 1 की कितनी क्लासेस चल रही है? 4-5 हो रही है। अच्छा, अभी हो जाएंगी कोई 8-9 क्लास है मेरी और उसकी मिला दो। अगर हम थोड़ा जोर मारे ना तो रिजल्ट से पहले 50-55% कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि रमजान आ जाएगा, फिर रिजल्ट के बाद फौरन बाद रमजान आ जाएगा। अच्छा, ईद से एक दिन पहले, मैं समझा रिजल्ट पे आएगा। चलो, अभी रमजान में कितने 15-20 दिन रह गए हैं बस। चलो ये भी अच्छा है, रमजान का जो सेशन है, जो टाइम गुजर रहा होगा, उसमें हम अच्छे खासी चीजें कवर कर लेंगे। रमजान में क्लास हम रखेंगे 1.5 घंटे की, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है? नहीं, तरावी के बाद, तरावी एक सब्जेक्टिव चीज है ना। जो बंदा तरावी पढ़ने जाता है वो 27 रोजा पढ़ने जाता है। कोई बंदा जो है वो रॉकेट लॉन्चर मौलाना के पीछे पढ़ता है, वो 5 दिन में पढ़ा देता है। अली पढ़ाता है? अली कितने दिन में पढ़ाता है? 21। अच्छा भाई देखो, एक चीज सुन लो, चूंकि आप फिजिकल क्लासेस पे बैन नहीं है, फिजिकल क्लासेस लेना अलाउड है, ठीक है जी? तो हमने मतलब फिर हम ये रखेंगे कि फिजिकल क्लासेस होंगी। हाँ, वीक में हम प्रैक्टिस सेशन अगर कभी लगाया करेंगे रमजान में ना, तो वो हम फिर ऐसे लगा दिया करेंगे कि ऑनलाइन प्रैक्टिस सेशन लगा दिया, आप घर से बैठ के देखिए। वो प्रैक्टिस सेशन ऑप्शनल होंगे, कुछ प्रैक्टिस सेशन मैं लूंगा, कुछ आकाश लेगा, कुछ हमारा असिस्टेंट लेगा। लेकिन जिस बंदे ने ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, बाप का पैसा उसको लगता है कि हलाल है, ठीक है जी, और उसका बेनिफिट उसको लेना चाहिए, तो सारे प्रैक्टिस सेशन ले, ठीक है जी? और अगर लगता है कि यार नहीं यार, पैसा है तो बहुत अब्बा के पास, लेकिन 20% 30%, तो फिर वो सिर्फ क्लासे ले ले। एहतिकाफ का ब्रेक मिलेगा, एहतिकाफ का भी ब्रेक मिलेगा, और रोजों में क्लासे भी नहीं होंगी। छोटी ईद के बाद जो है वो 6 रोजे जो रखते हैं वो भी, उसके लिए भी हम क्लासेस ऑफ रखेंगे। फिर बकरा ईद की आमद आमद शुरू हो जाएगी, बकरे लेने वाला सीन होगा, तो उसमें क्लासेस रख के गुनाहगार होना हमने, हैं? जी जनाब, यूनिट्स की अमाउंट अगर पॉइंट्स में आए तो राउंड ऑफ कर देना। अच्छा भाई देखो, ये सवाल अगर हम उल्टे भी लटक जाए ना तो नहीं हो पाएगा, ठीक है जी? नमाज नमाज का टाइम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आप लोग जो है ना वो अगली क्लास में इसको हम डेफर करते हैं। सुनो, सवाल नंबर इसका है 28 शायद, कौन सा? 32। इसका सॉल्यूशन में पूरा जो चैप्टर है ना उसका सॉल्यूशन पूरे का दे दो।
वो 3 का भी दे देता हूँ। चलो जी ऑफ कर लो यहाँ पे, क्योंकि नमाज ना धोना होगा आप लोगों ने। यूनिट्स के अमाउंट को राउंड ऑफ कर देना बेटा। नहीं सिर्फ ऑनलाइन नहीं होगी, फिजिकल 7 होंगी।